Hello students, how are you all? Students, welcome back to the another video of Economic Fair Burner by Rishu Agrawal. Students, आज सबसे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है स्टूडेंट्स। देखो, आपने सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही गए हो ना कहीं और मेरी वीडियोस को शेयर भी नहीं कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड से और अपने जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो उनके साथ शेयर करो और उनका भी भला करो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विद द थर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। यस स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने पढ़ा 1950 से लेके 1990 तक का जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी अपनी इकोनॉमी को करेक्ट करने के लिए। बट अब हम थर्ड चैप्टर में आज पढ़ेंगे हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की 50 और 90 के बाद हमारी इकोनॉमी में। स्टूडेंट्स देखो, जितने भी मेजर्स 50 से लेके 90 तक गवर्नमेंट ने उठाए, उसके बाद आफ्टर 1990 देखा गया कि हमारी इकोनॉमी को जितनी ग्रोथ या डेवलपमेंट चाहिए थी वो तो कहीं आई ही नहीं। मतलब ऑल दोज मेजर्स वर हैम्परिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी उन सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाई दैट वाज एम्ड एट। तो 1990 के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब हमें कुछ इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ नए स्टेप्स लेने की जरूरत है, कुछ नई पॉलिसीज की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो फास्टर हो। क्योंकि अभी भी हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से पीछे थे, तो we were not able to compete with those industries. So new economic reforms were introduced in July 1991. Let's study why was there a need for introducing these new economic reforms in the 1991. Students, इससे पहले देखो 40 years 1950 से लेके 1990 तक 40 मतलब 4 decades थे कि हमारी इकोनॉमी में सेम तरह के वो रिफॉर्म्स जो थे वो फॉलो हो रहे थे, जिसमें था पब्लिक सेक्टर को यू नो कि पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द मेजॉरिटी रोल, लीडिंग रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा गया था। हमारा जो पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड को लेके दैट वाज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस आ गई, जिसको करेक्ट करने के लिए ये रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। Let's study why there was a need for these new economic reforms. उसमें फर्स्ट है हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमने पहले पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया, जिसमें 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रख ली गई थी, और सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रीज में जो अपनी प्रोडक्शन थी वो कर सकता था। इससे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर की एक मोनोपोली आ गई, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, और पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा वो लॉसेज में जाने लगा, जिससे हमारी इकोनॉमी भी लॉस में सफर करने लगी। तो वहां पे पब्लिक सेक्टर जो पुअर परफॉर्मेंस, मतलब हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सिक यूनिट्स आ गए, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज आ गई जो कि लॉसेज में जा रही थी और जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने सफर किया। सेकेंड इज द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, जिसमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब एक्स मींस एक्सपोर्ट्स एंड एम मींस इंपोर्ट्स। तो जब एक्सपोर्ट्स हमारे कंट्री के, एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एक्सपोर्ट्स हमेशा उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो, बट हमारी इकोनॉमी ने तब कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे तब बिफोर 1990, और एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली जो पॉलिसी थी उसको तो गवर्नमेंट कहीं भूल ही गई थी। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट्स थे वो तो कहीं हुए ही नहीं, बहुत कम हुए, लेकिन इंपोर्ट तो हमें फिर भी वो नेसेसिटी गुड्स जैसे कैपिटल आइटम्स और हेवी गुड्स का करना ही पड़ रहा था। तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स था, मतलब कि इंपोर्ट्स जो थे वो बढ़ गए एक्सपोर्ट से, तो हमारी इकोनॉमी इस तरह से डेफिसिट में चली गई। थर्ड इज द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखो, इकोनॉमी में जब क्या हुआ, डेफिसिट आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट से, पब्लिक सेक्टर की वजह से लॉसेज आ गए, तो इकोनॉमी में जो चीजों के रेट थे, प्राइसेस थे, वो बढ़ने लगे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने लगा, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम था। थर्ड हमारा ये रीजन रहा। फोर्थ था फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए, हमने सेकंड पॉइंट में बात की, हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा थे एक्सपोर्ट से, तो धीरे धीरे इससे हमारे क्या हो रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो डिप्लीट हो रहे थे ना, कम हो रहे थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी। फिफ्थ इज द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो जो पब्लिक सेक्टर था वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ, करप्शन आ गया, है ना।
तो रेड टेपिज्म बहुत बढ़ गया, ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ गई, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई, जिसकी वजह से उसकी जो मैनेजमेंट थी वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। देन वी हैव ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे दे वर मोर देन द रेवेन्यूज। उसके पास जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था थ्रू टैक्सेस वो कम थे, जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट वाज गिवन द लीडिंग रोल। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अपने उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ा फ्रॉम अदर कंट्रीज और फ्रॉम वर्ल्ड बैंक्स एटसेट्रा, जिससे हमारी गवर्नमेंट पे एक बर्डन बढ़ गया डेट्स का। So these were all the reasons why new economic reforms were introduced in our country and at 1991. अब स्टूडेंट्स अगली बात हम करेंगे किस तरह के रिफॉर्म्स जो थे हमारी गवर्नमेंट ने एट दैट टाइम अपनाए। उसमें हमारे पास दो तरह के रिफॉर्म्स हैं, वन इज द स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड अनदर आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, जो थोड़े टाइम में हमारी इकोनॉमी को छोटे छोटी प्रॉब्लम से राहत दिलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इसमें करेक्ट करने की बात की गई स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स में, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन। ये जो दो ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको गवर्नमेंट ने स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स के अंडर रखा और इनको करेक्ट करने के बारे में सोचा। और सेकंड थी हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या इसमें गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था? टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस ऑफ अवर कंट्री एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमारे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स अब उसके बाद क्या, जब 1950 से लेके जो 1990 तक की हमारी पॉलिसीज थी, तब हमारी कंट्री बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई, डेफिसिट में आ गई। और इस क्राइसिस को पूरा करने के लिए इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा। तो उन्होंने कितने का लोन मांगा? $7 बिलियन का। तब वर्ल्ड बैंक और IMF वांटेड द इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब उसमें क्या था कि दे वांटेड इंडिया टू रिमूव ऑल द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ जितने भी वो उन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, एक तो वो खत्म करे, एक प्राइवेट सेक्टर पे जो कंट्रोल लगाया था उसको खत्म करे, और तीसरा जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करे। तो दैट इज व्हाई हमारी इकोनॉमी में फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए। एंड विच वर दे? वो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स थे? हमारे पास 3 रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन आया लाइसेंसिंग आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर को जब भी कोई इंडस्ट्रीज खोलनी होती थी तो हैव टू अटेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस लाइसेंस को खत्म करके क्या लाया गया? लिबरलाइजेशन। इसी तरह से कोटाज लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने कि पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज जो थी मार्क कर दी थी, तो वो कोटाज गवर्नमेंट ने अब खोल दिए थे। अब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर जो था वो कोई भी इंडस्ट्रीज लगा सकता था। उसमें से गवर्नमेंट ने सारी जो इंडस्ट्रीज की लिमिट थी, से पहले 17 थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, फिर उसको 10 किया और अब वो कितनी रह गई है? 3 रह गई हैं। और वो कौन कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस है एक, और एक है हमारी रेलवेज। तो अब सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए स्पेशली मार्क्ड है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो थी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी थी। थर्ड हमारे पास एक थर्ड रिफॉर्म जो था वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या था? परमिट्स क्या होता था कि जो हमारे इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स थे उसके लिए हमें कई तरह की परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ता था, तो गवर्नमेंट ने उसको भी खत्म करके हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ खोल दिया था। स्टूडेंट्स, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। हमारा जो 1991 से पहले के रिफॉर्म्स थे उसमें क्या किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल्ड में रखा गया था बाय द गवर्नमेंट। किस तरह से उन्होंने लाइसेंसिंग का प्रोसेस लगाया था, जिसमें उन्हें सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन के टाइम पे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, या उनको किसी और वे से उनके ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के वक्त उनसे प्राइवेट सेक्टर से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया, ताकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो आगे आए और ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प करे। और प्राइवेटाइजेशन क्या था? जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया
कि प्राइवेट सेक्टर कैसे उसको खोला कि या तो अपनी जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, दे सेल आउट दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। एंड दूसरा उन्होंने क्या किया, जहां पे मिक्स्ड एंटरप्राइजेस थी, मिक्स्ड मीन जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर रहे थे, कवर्ड अंडर द शेड्यूल बी, अगर आपको याद हो, तो वहां से गवर्नमेंट ने अपना ओनरशिप निकाल लिया और सारा का सारा ओनरशिप किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। दैट वाज द प्राइवेटाइजेशन। और थर्ड हमारा जो इसमें रिफॉर्म था दैट वाज द ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या था, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिमूविंग बैरियर्स और इंटरनेशनल ट्रेड। अब गवर्नमेंट ने अपनी पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ओपन कर दिया। भैया तुम लोग भी जाओ, यहाँ से इंडियंस जाए बाहर जाके जैसे मर्जी ट्रेड करे, और बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया कि वो जैसे मर्जी आके हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई और एक प्रॉपर मार्केट बन गई, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डरलेस इकोनॉमी बन गई हमारी। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सबसे पहले आज हम करेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने फॉलो किए। लेट्स डू अवर रिफॉर्म्स। अगला टॉपिक हमारे पास है लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे पास ऐसे कौन से रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि लिबरलाइजेशन क्या है, कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी जो हमारे ग्रोथ प्रोसेस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही थी, उनको गवर्नमेंट ने खत्म किया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ा और हमारे प्राइवेट सेक्टर जो था वो भी ग्रो किया। तो इसमें हमारे पास 5 तरह के रिफॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आर दी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, then fourth one are the tax reforms and fifth are the trade and investment reforms। अब स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि आपने इसको कैसे लर्न करना है। हम लोग तो इसको ऐसे लर्न करते थे, लाइक ये देखो, ये F, इसका फर्स्ट F, ये I, ये T और ये T, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिट। तो इसको हम लर्न करते थे ऐसे FFI फिट। इसको एक स्मॉल छोटा एब्रिविएशन देके आप इसको फिट की तरह लर्न कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब स्टूडेंट्स यू नो कि फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा सेक्टर है जिसमें सारे हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये 4 तरह के ऐसे सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इनके ऊपर कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने फॉलो किए। फर्स्ट इज द चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। यू नो आरबीआई जो है वो हमारा एपेक्स बैंक है, जो पहले उसका रोल क्या था, वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता था, बट अब उसको गवर्नमेंट ने 1990 के बाद जो आरबीआई का रोल था वो एक रेगुलेटर से उसका रोल चेंज कर दिया गया टू अ फैसिलिटेटर। पहले क्या होता था कि जो आरबीआई था वो सारे रूल्स या जो भी नॉर्म्स था वो सेट करता था फॉर द कमर्शियल बैंक, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो कमर्शियल बैंक्स के लिए पहले आरबीआई सेट करता था, बट नाउ तो एज अ रेगुलेटर काम कर रहा था। बट नाउ इस 1991 के रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरबीआई को बोला कि यू नीड नॉट टू फिक्स एनी रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर दी कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स जो थे दे वर लेफ्ट फ्री टू दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती थी वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो डिसाइड हो जाता था। इससे क्या था कि बैंक्स का आपस में जो कंपटीशन था वो बढ़ा और हमारी इकोनॉमी को जिसने बहुत सारा बेनिफिट दिया। सेकेंड था ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स आ गए, पहले तो हमारे इकोनॉमी में कौन से बैंक्स थे, गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स थे, बट अब इसके बाद प्राइवेट बैंक्स आए हमारी इकोनॉमी में। 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, जिसमें हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बैंक्स ओपन हुए और फिर 1990 के बाद यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स आए जिन्होंने हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना शुरू किया, जिससे हमारे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को बहुत फायदा हुआ। अब देखो कंज्यूमर्स को फायदा होगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, इसी तरह से प्रोड्यूसर्स को जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोसेस फास्टर हुआ। थर्ड आर दी इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी बिफोर 1991 वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी। तब फॉरेन इन्वेस्टर्स दे वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू आवर इकोनॉमी ओपनली, बट इसके बाद अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। इट वाज मोर देन 50%, 51% तक ये बढ़ा दी गई थी। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब फॉरेन सेक्टर को लेके हमारे इकोनॉमी में कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए वो है, उसमें सबसे पहले था डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी।
अब इंडियन रुपी की डीवैल्यूएशन, उसकी अपनी का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारी अपनी करेंसी की जो प्राइस है उसको, एक्सचेंज रेट है उसको कम कर दिया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है कि जब अपनी वैल्यू को हम डीवैल्यू, अपनी करेंसी को हम डीवैल्यूएट करते हैं तो जो हमारे गुड्स होते हैं वो बाहर की कंट्री के लोगों को सस्ते लगने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इसलिए किया गया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। सेकेंड है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था दैट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट अब इसको भी गवर्नमेंट ने फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे छोड़ दिया कि जहां पे जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की, वहां पे जाके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड हो जाएगा। दीज वर आवर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं? वो रिफॉर्म्स जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। उनमें कौन कौन से? अब आप स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1990 से पहले हमारे इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को, इंडस्ट्रीज का लीडिंग रोल था और प्राइवेट सेक्टर जो था वो कंट्रोल था थ्रू लाइसेंसिंग। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए? सबसे पहले उसने रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था थ्रू लाइसेंसिंग, उसको गवर्नमेंट ने खत्म किया और रिड्यूस कर दिया। टोटली खत्म तो नहीं किया, उसमें 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जैसे हजार्डियस प्रोडक्ट्स वाली, एक्सप्लोजिव्स की प्रोडक्ट, ऐसी 2-3 इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर लाइसेंस अभी भी है, बट बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस जो था वो खत्म कर दिया, जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट थी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ी एंड हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो था उसने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी। देन डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ खोल दिया गया। पब्लिक सेक्टर पहले क्या थी? 17 इंडस्ट्रीज एंड मार्क थी। अब यहाँ पे उन 17 इंडस्ट्रीज की जगह कितनी इंडस्ट्रीज रह गई हैं? 3 इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। बाकी सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर फिर से इनमें इन्वेस्ट करने लगा और हमारी इंडस्ट्री, बहुत सारी इसके बाद इंडस्ट्रीज जो थी वो ओपन हुई। देन डी रिजर्वेशन अंडर SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हमें स्टूडेंट्स पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व कर दी थी कि इनमें सिर्फ जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही करेंगे। बट गवर्नमेंट ने अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स वो सारे रिजर्वेशन खत्म कर दी और उन सारी इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी खोल दिया, जिससे हमारी उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज्यादा निकली थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो these were our industrial sector reforms. Then next, fourth are our tax reforms. अब टैक्सेस में गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स मेजर्स अपनाए? लेट्स सी। रिडक्शन इन टैक्सेस। सबसे पहला जो मेजर था हमारा टैक्स रिफॉर्म्स में वो था कि टैक्सेस को रिड्यूस किया। देखो स्टूडेंट, जब टैक्सेस ज्यादा होते हैं उससे क्या होता है कि लोग चोरी ज्यादा करते हैं, टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने टैक्सेस को रिड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि जो लोग थे, टैक्स भरने वाले जो लोग थे, उनको वो अपना इनकम भी अच्छे से डिस्क्लोज करने लगे, हमारी टैक्स इवेजन, हमारी टैक्स चोरी कम हो गई और धीरे धीरे लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी इंक्रीज हुई। जब हमारी सेविंग्स बढ़ती है इकोनॉमी में तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता ही बढ़ता है। राइट। सेकेंड इसमें है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन प्रोसेस। अब जो हमारी इकोनॉमी में जो टैक्सेशन प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन था, जिससे लोग डरते थे और लोगों को टैक्स भरना बहुत मुश्किल लगता था। तो गवर्नमेंट ने सेकेंड रिफॉर्म क्या अपनाया? उस सारे टैक्स स्ट्रक्चर को, टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, जो लोगों को आराम से समझ आता था और लोगों को टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, जिससे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जो थे वो इंक्रीज हुए। देन थर्ड इज द रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब गवर्नमेंट ने थर्ड जो मेजर लिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक रिफॉर्म प्रोसेस लाए। जैसे कि अब आपको पता है कि जीएसटी है, जीएसटी ने क्या किया है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके सिर्फ हमारे पास अब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया, वो है जीएसटी। तो लोगों को इजी लगा, जिससे हमारा टैक्स इवेजन भी कम हुआ। ये था। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स अपनाए? फर्स्ट वाज द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अपने गवर्नमेंट ने हमारे फॉरेन सेक्टर के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे बहुत सारे क्वांटिटी वाइज कोटाज लगाए हुए थे कि हम उस क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते थे कोई भी गुड्स।
तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले उस क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस को, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया। अब हमारी कंट्री में किसी भी तरह की कोई कोटाज वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, तो हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े और हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब गवर्नमेंट ने दूसरा जो रिफॉर्म अपनाया दैट वाज द एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम किया। ठीक है, रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया एक्सपोर्ट जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे उनके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई जाती थी, जिससे वो हमारा प्रोडक्ट महंगा होता था बाहर की कंट्रीज में। अब उस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट सस्ता हो गया और उसकी डिमांड जो है बाहर की इकोनॉमीज में बढ़ गई। देन वी हैव रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दी। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो उन्होंने टोटली खत्म कर दी थी, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स की अब हमारी इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, एक तो रॉ मटेरियल आसानी से बाहर से इंपोर्ट कराने लगे, जिससे हम उनका यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जो थे वो कम्पीट करने लगे विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। तो दूसरा क्या था कि हम जो कैपिटल गुड्स या हैवी गुड्स या टेक्नोलॉजी जो हम पहले इंपोर्ट नहीं कर सकते थे ड्यू टू देयर एक्सपेंसिवनेस, कॉस्टली होने की वजह से हम उनको नहीं इंपोर्ट करते थे, वो हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट होने लगी, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, उसकी ग्रोथ हुई। और हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक और क्या हुआ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने लगे। Then fourth is the relaxation in import licensing except hazardous and environment sensitive industries. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दिया। अब जो हमें कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, वो है हजार्डियस एंड एनवायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये हमारे थे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप जब मर्जी हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ऐसे ही रट लीजिए, सब में पॉइंट्स इसको क्रैम कर लीजिए। आई वुड से कि अगर आप एग्जाम्स में आपको ये भी जरूरी है कि ये क्वेश्चन इनमें से एक ना एक आपको बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको एज इट इज क्रैम कीजिए, और अगर आप ऐसे इसके इतने पॉइंट्स लिख दोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड, राइट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्टूडेंट्स मेरी प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको समझ आई हो, तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर टुडे।